जब कोई नया घर लेता है तब ये सोच कर नहीं लेता कि उसमें कुछ अजीब होगा या हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा या कुछ भयानक हमारा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर। हम अच्छी अच्छी सोच के साथ ही किसी नए घर में भी शिफ्ट होने का सोचते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी मैं आज जो लेकर आई हूँ वो मेरी एक टीचर ने मुझे बताया था कुछ समय पहले। ये उनकी बुआ और उनके पापा की स्टोरी है। अराउंड 1970 के टाइम की स्टोरी है। अगर आपको ऐसे ही हॉरर और क्रीपी कंटेंट सुनने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट मी। और अगर आपको अपनी स्टोरी, आपकी खुद की आप बीती अगर मेरे साथ शेयर करनी है तो मेरा मेल आईडी नीचे है, प्लीज़ उस पर स्टोरी अपनी भेजें। आज की स्टोरी जो शुरू होती है वो ज़रीन और ज़ैद की है। ज़रीन जो मेरी टीचर की खुद की बुआ और ज़ैद जो उनके पापा। ज़रीन ज़ैद से छोटी थी, 3-4 साल का डिफरेंस था दोनों के बीच में। उनके माँ बाप ने एक नया घर लिया, एक बहुत बड़ा सा घर। बहुत खुश थे, खुशी खुशी वो पूरा परिवार उस नए घर में शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने से पहले एक काम होता है जो हमें हमेशा करना चाहिए। किसी भी नए जगह पर, किसी नए घर में अगर हम जा रहे हैं तो एक बार हमको पड़ोसियों से उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेना चाहिए। या अगर हम कहीं भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो एक बार उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे यही गलती ज़रीन के माँ बाप से हो गई। ज़रीन और ज़ैद बहुत छोटे थे। ज़रीन करीब 8 साल की और ज़ैद अराउंड 12 साल का। दोनों बहुत चुलबुले से बच्चे, नए घर में शिफ्ट होकर बहुत खुश, माँ बाप बहुत खुश। पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। उसके साथ उसकी दादी भी शिफ्ट हुई। इन लोगों को इतनी खुशी थी उस घर में शिफ्ट होने का कि इन्होंने एक छोटी सी पूजा जो भी अपने कस्टम के हिसाब से करनी चाहिए वो नहीं की। बहुत हड़बड़ी में ये अपने किराए वाले घर से अपने इस परमानेंट घर पे शिफ्ट हो गए। हंसी खुशी 3-4 दिन आराम से बीत गई। ऐसा कुछ अनयूजुअल सा नहीं हुआ। बट अचानक से एक दिन जब ज़रीन ऊपर खेल रही थी अकेले, क्योंकि उसका बड़ा भाई ज़ैद स्कूल गया था और ज़रीन ने बहाना मारकर कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है वो स्कूल नहीं गई और वो आराम से छत पर जाकर खेलने लग गई दोपहर के टाइम पे। ये ठंड के टाइम की बात है, जब धूप खिली हुई थी तो लोग ठंड में जाके धूप में बैठ जाते थे उस टाइम पे। तो वो ज़रीन आराम से अपना खिलौना लेकर छत पे खेल रही थी। अब इस घर के थोड़े बाउंड्री को हम समझते हैं। उसके आजू बाजू बहुत छोटे मोटे बड़े पेड़ पौधे थे, बट घर के जस्ट सामने में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था जिसकी तनाएं छत के ऊपर गिरती थी। उसका जो डाल वो छत पे आराम से झुकता था, तो उसको पकड़ के हम खींच कर खेल सकते हैं, वैसी वाली स्थिति थी। ज़रीन वहाँ पे उसकी छाँव में, हल्का धूप छाँव में बैठकर आराम से अपनी खिलौनों के साथ खेल रही थी, अपने डॉल्स के साथ खेल रही थी। अचानक से उसको पीछे से एक आवाज़ आई। शुरू में तो उसने उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया, सोचा होगा चलो ठीक है, पेड़ पौधा है, बड़ा सा पेड़ है, चिड़िया के घोंसले या बिल्ली आके कूद गई होगी छत पर, तो उसका ही कुछ आवाज़ होगा। उसने इग्नोर किया। दूसरी तीसरी बार हल्का खटपुट सा आवाज़ हुआ एंड उसने उसके बाद भी उसको इग्नोर कर दी। ज़्यादातर ज़रीन जब अकेले छत पर जाती थी तभी उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी, बट अगर वो किसी और के साथ छत पर है तो उसे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। इसी तरह एक दिन वो अकेले छत पर गई, अपने बाल खुले कर गीले बालों को सुखा रही थी वो। तो उसे पीछे से एक आवाज़ आई जैसे कुछ सामान गिरा हो। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक चमकता हुआ कंघा था
उसके छत पर गिरा हुआ। वो उसके पास गई, कुछ देर उसे घूरते हुए देख रही थी कि उसे उठाए कि नहीं उठाए, पर खुद को वो रोक नहीं पाई और फिर उसने उस कंघी को उठा लिया और उससे अपने वो बाल झाड़ने लग गई। उसे कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ, बट जब वो एक बार हफ्ते 10 दिन के बाद वो छत पर गई तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसका नाम ले रहा था, ज़रीन, ज़रीन, ऐसा करके। उसने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखा नहीं, बट फिर उसने उस आवाज़ की तरफ अपना ध्यान किया तो उसे एहसास हुआ कि ये आवाज़ उस पेड़ से आ रही है। वो उस पेड़ के पास गई, ऐसा उसमें झांकने लग गई कि कहीं बैठा है क्या, कोई उसके ऊपर चोर बैठा है या कोई ऐसा जो मुझे चिढ़ाने के लिए वहाँ पे बैठा है क्या, या डराने के लिए बैठा है क्या, बट उसे कोई दिखा नहीं। तब उसे फिर से एक आवाज़ आई, ज़रीन, मैं तुम्हें दिखूँगा नहीं। वो डर गई, वो डर कर नीचे भाग गई, पर उसे एहसास नहीं था कि आज क्या हुआ है, उसने किससे बात की है। खैर, इस तरह से 2-3 दिन बीत गया और ज़रीन छत पर नहीं गई। उसे डर लग रहा था कि ये कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है, और उसने अपने मम्मी पापा या अपने छोटे भाई दादी किसी से ये बात भी नहीं बताई कि ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है। एक दिन अचानक से उसकी माँ ने बोला कि ज़रीन जाओ ऊपर से कपड़े लेकर आओ। वो अपनी माँ को मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना। उसकी माँ ने बोला आजकल बड़ी बदतमीज़ हो गई हो, जो काम बोला है वो जाके करो, घर के छोटे मोटे काम में तो हाथ मेरा बटा ही सकती हो। खैर, उसके बाद वो ऊपर गई, डरते डरते धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए, दौड़ते दौड़ते वो छत पर जहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए रखे थे वहाँ पे भागते हुए गई। जल्दी जल्दी कपड़े उठाने लग गई कि फिर से कुछ आवाज़ सुनाई ना दे। फिर से उसे वही आवाज़ आई, ज़रीन, मुझसे डरो मत। वो ऐसे डरते डरते पीछे घूमकर देख रही है कि कोई है तो नहीं मेरे पीछे खड़ा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसे कोई दिखा नहीं। वो जल्दी से अपने सारे कपड़े उठाकर नीचे भाग गई। अब इसी तरीके से उसका हर दिन डर में बीत रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं बता रही। करते करते 6 महीने बीत गए और ज़रीन छत पर जाना ना के बराबर कर चुकी थी, बट अभी भी उसके पास वो कंघी थी जो उसे छत पे मिली थी और वो हर दिन उसी से अपने बाल संवारा करती थी। इसी तरह कुछ गैदरिंग हुआ उसके घर पे जैद का बर्थडे मनाने के लिए, तो खाना पीना का इंतज़ाम किया उसके मम्मी पापा ने, तो छत पर वो प्रोग्राम किया गया। ज़रीन उस दिन भी डर से जाना नहीं चाहती थी छत पर, बट उसने सोचा इतने सारे लोग हैं, आज तो कुछ नहीं होगा, तो चले जाते हैं। उसी तरह से वही हुआ। इतने सारे लोगों में उसको ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी या कोई उसे पीछे से बुला रहा है, ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। बट कितने दिन ऐसा चलता, कभी ना कभी तो उसे छत पर अकेले जाना ही था। 2-3 दिन के बाद जब वो दोबारा ऊपर गई किसी काम से, उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, ज़रीन, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, तुम मुझसे डरो मत, तुम मुझसे बात कर सकती हो। ज़रीन ने डरते डरते कांपते हुए आवाज़ से पूछा, तुम कौन हो, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो और तुम मुझे दिखते क्यों नहीं हो। तब उधर से आवाज़ आई, ज़रीन, मैं तुम्हें दिखूँगा नहीं, पर मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता हूँ। ज़रीन थोड़ा थोड़ा इजी फील करने लग गई और वो उससे बात करना शुरू कर चुकी। इसी तरीके से वो उसका अच्छा दोस्त बन गया। बट ज़रीन को पता नहीं था उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी यहाँ पर, और इसका कितना बड़ा उसे भुगतान देना पड़ेगा अभी आगे। खैर, इसी तरीके से दिन बीतते गए, साल बीत गए और ज़रीन अभी 16-17 साल की लड़की हो गई। उस समय में जब लड़कियां 17 साल 18 साल के आसपास हो जाती थी तो उनकी शादी का इंतज़ाम करने लग जाते थे घर वाले, और ज़रीन के घर वाले भी कुछ अलग नहीं थे। उन्होंने सोचा कि बेटी हमारी
अब बड़ी हो चुकी है, जितना पढ़ना था वो पढ़ चुकी है। अब हमें इसके हाथ पीले करने हैं, अब इसकी शादी करनी है। सरीन ने ये सारी बातें उस जिन से नहीं बोली थी जिससे वो इतने सालों से, करीब 10 सालों से हर दिन बात करने लग गई थी। वो जिन उससे ये एक्सपेक्ट करके बैठा था कि ज़रीन मुझसे अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ शेयर करती है तो वो आगे की भी सारी बातें शेयर करेगी। ज़रीन के घर वालों ने एक लड़के को फ़िक्स किया कि हम इसको देखने जाएंगे और ये तुम्हें देखने आएगा। ज़रीन के घर पे वो मेहमान आए, ज़रीन को पसंद किया और चले गए। ज़रीन ने ये सारी बातें उस जिन को नहीं बताई थी जिससे वो हर दिन बात करती थी। अभी जिन को कुछ भी नहीं पता है कि उसकी ज़रीन की लाइफ में ऐसा आगे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ज़रीन हर दिन अभी भी वही कंघा यूज़ करती थी जो उसे बचपन में छत पे मिला था। ये एक कनेक्शन था उसका उस जिन के साथ, जिसका उसे एहसास नहीं था कि आगे चलकर ये एक बहुत बड़ी गलती में बदलने वाला है। खैर, इसी तरीके से महीना बीत गया। एक डेट फिक्स हुआ कि इस दिन ज़रीन की शादी होगी। ज़रीन कूदते फांदते ऊपर आई और उसी तरीके से उस पेड़ के पास बैठकर उससे बात करने लग गई और उसे बताया कि मेरी शादी फ़िक्स हो गई है और 2 दिनों में मेरी शादी है और मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी। जिन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उससे उस दिन कुछ भी नहीं बोला और वो वहाँ से चला गया। उसे उसके सवाल का, उसे उसके जवाब का कुछ भी जवाब नहीं दिया उसने और वो वहाँ से बिना जवाब दिए चला गया। ज़रीन को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। अचानक से वो इस तरीके से मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। खैर, उसने इस चीज़ को ज़्यादा दिल पे नहीं लिया और वो नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद वो अपनी तैयारियों में लग गई थी। दिन आया उसकी शादी का। अब कभी भी वो जिन उसके घर में उसे सुनाई नहीं देता था, बट उस दिन उसके कमरे में उसे एहसास हुआ कि कोई तो है। उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसे आवाज़ आई, ज़रीन ऊपर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है एक आखिरी बार। ज़रीन ने सोचा कि हाँ, अब मैं तो जा रही हूँ तो मुझे इससे भी अच्छे से अलविदा कर देना चाहिए, तो मैं जाती हूँ। बल्कि उसकी माँ ने उसे मना किया था कि मेहंदी लगने के बाद तुम अभी छत पे, बाहर में कहीं नहीं जाओगी। घर में बहुत खुशी का माहौल था। ज़ैद की शादी हो चुकी थी और ज़ैद की एक छोटी बेटी भी हो चुकी थी जो कि मेरी मिस थी। खैर, अभी ज़रीन ने किसी को कुछ भी नहीं बोला। छिपते छिपते वो छत पर चली गई। छत पर जाकर वो उसी कॉर्नर में जाके बैठ गई और फिर वो उससे बात करने लग गई। जिन बहुत गुस्से में था। जिन ने उससे पूछा, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने बोला, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे ये सब बताना है आपको। जब ध्यान आया तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। जिन ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, तुम किसी से शादी नहीं कर सकती। ज़रीन को ये बात समझ नहीं आई। ज़रीन को लगा कि ये क्या बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, मैं क्यों नहीं किसी से शादी कर सकती। तब ज़रीन को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब जिन ने बहुत गुस्से में उसे चिल्ला कर बोला कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ज़रीन को खौफ हो गया। वो दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों की तरफ भागी और पैर फिसलने के कारण सीढ़ियों से नीचे गिर गई। एक ज़ोर का शोर हुआ पूरे घर में। सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते लुढ़कते ज़रीन ज़मीन पर गिरी। उसके सर पे बहुत ज़्यादा ही चोट आई थी। जल्दी जल्दी करके वहाँ पे जितने लोग थे उसे उठाया, गाड़ी में बिठाकर उसको हॉस्पिटल लेकर गए, पर बहुत देर हो चुकी थी।
सरीन इस दुनिया से जा चुकी थी। अब यार सरीन तो चली गई, पर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया। जब सरीन को बोला गया था कि कमरे से ना बाहर जाए, तो वो बाहर क्यों गई? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी तरीके से 2-3 दिन बीत गया, उसके सारे लास्ट राइट्स किए गए, उसे जाकर दफनाया गया। फिर एक दिन जैद उसके कमरे में गया। बैठे बैठे वो बस ज़रीन की चीज़ों को निहार रहा था। तब उसने देखा कि ज़रीन के टेबल पे एक डायरी रखी है। उसे पता था कि उसकी बहन को हर दिन उसके साथ क्या हो रहा है, उसे लिखने का बहुत शौक़ है। उसने सोचा कि ज़रीन तो है नहीं, चलो उसकी हर दिन की वो आदतें मैं एक बार पढ़ कर ही देखता हूँ। जब ज़ैद ने ज़रीन का डायरी का वो पन्ना खोला, उसे सब समझ में आ गया कि ये सब कैसे हुआ। ज़रीन ने उसमें उस जिन से की हुई हर एक बात, उस कंघी के बारे में, उसके हर दिन के एक दिनचर्या के बारे में, कि वो जाती थी हर दिन उसके साथ एक फ्रेंड की तरह अपनी बातें शेयर करती थी, वो सब कुछ मेंशन कर रखा था। ज़ैद खौफ में आ गया कि ये मेरी बहन के साथ क्या हो गया, और इतना बड़ा चीज़ उसने अपने भाई से कैसे नहीं बताया। पूरे घर वालों के नाक के नीचे वो इतने सालों तक उस जिन से बात करती थी और किसी को कुछ भी नहीं पता चला। वो बहुत खौफ में आ गया। उसने जाकर अपने माँ बाप को ये सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी बात है, इसने डायरी में ऐसा ऐसा लिख रखा है, अभी क्या करना है। उसकी मम्मी पापा को एक तांत्रिक के बारे में पता था, जो उनके कस्टम में हम जो बोलते हो, उस बाबा को वो बुला कर लेकर आए। उन्होंने बताया कि इस पेड़ पे ऐसा ऐसा कुछ है जिसने मेरी बेटी की जान ले ली है, तो क्या आप इसे बांध सकते हैं या क्या इसको पकड़ सकते हैं, कुछ भी। वो तांत्रिक भी काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी सिद्धियां कर रखी थी उसने उस पेड़ का चारों तरफ घूमकर एक बार देखा कि क्या है, सच में ऐसा कुछ है। उसने कुछ अपनी रस्में की और उन्होंने उसको बोला कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ, इसने ही आपकी बेटी की जान ली है, क्योंकि वो आपकी बेटी से काफ़ी प्यार करने लग गया था और आपकी बेटी की शादी थी, ये उसको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए इसने आपकी बेटी की जान ले ली। इसके मम्मी पापा भाई दोनों बहुत रोए, तीनों बहुत रोए, पर अब क्या कर सकते थे। ज़रीन वापस नहीं आ सकती थी। ज़ैद को एहसास हो गया कि अब इस घर में इन लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल होगा। ज़रीन की सारी यादों के साथ बहुत मुश्किल होगा। कुछ टाइम के बाद उन लोगों ने वो घर बदल दिया और ज़ैद अपनी बेटी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए, जहाँ पे उनके माँ बाप भी शिफ्ट हो गए साथ में। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, पर हाँ, ये कहानी एक सच्ची कहानी है, जो सच में मेरी माम के साथ, उनकी बुआ के साथ बीती हुई कहानी है, जो मेरी माम को उनके पापा ने बताई। और हाँ, वो इन चीज़ों में बिलीव करती हैं।